हेलो एवरीवन, दिस है जेपी चौहान और आप कहाँ पर मौजूद है आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। ओम्स लॉ में डिस्कस करने वाला हूं और ओम्स लॉ के साथ में थोड़ा बहुत करंट डेंसिटी भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी हेडिंग डालें आप, ओम्स लॉ। हालांकि 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है ना, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का मुझे लेंथ पता है L और उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है। ए क्या है, एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्योंकि करंट की जब भी बात होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होती है। तो ए क्या है मेरे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पर क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी कनेक्ट करते हो यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस V अगर अप्लाई करोगे, है ना, हर बैटरी का अपना क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है EMF, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आगे में इसको आगे पर डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट EMF, सोर्स ऑफ EMF, दिस इज व्हाट सोर्स ऑफ EMF। ये क्या है, सोर्स ऑफ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जो भी बैटरी होती है, सेल जो होता है, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। वो EMF का क्या होता है, एक सोर्स होता है। उसके टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, V। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अभी सर्किट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो और अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, छोटी छोटी चीजें आएगी, तो आगे अपन डिस्कस करेंगे। अपन फिलहाल मैं ओम्स लॉ पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, डायरेक्टली बैटरी कनेक्ट करते हो, तो यहां से क्या होगा, दो एंड, इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों एंड जो होंगे वो अलग अलग पोटेंशियल पर होंगे। और जब ये अलग अलग पोटेंशियल पर होंगे, अगर बैटरी को यहां पर कनेक्ट किया हुआ है तो ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल पर, ये मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। तो करंट जो होगी, चार्ज जो होगा, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव Q चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस इधर से इधर फ्लो होगा। और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होती है। तो इस पूरे पाथ के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगी I। इधर से वही करंट I फ्लो होगी, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और ये I करंट इस पूरे पाथ के अंदर फ्लो होगी। जैसे जैसे मैं V की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी मेरे पास, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या बोलता है, एज यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, करंट आल्सो इंक्रीजेस। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें एक चीज होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और इसका उल्टा भी बोलते हो कि भाई करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी क्या, आपने 10th में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा आपने यहाँ पर, कि मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। वो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर एक तरह का क्या है, फिजिकल कंडीशन है। टेम्परेचर एक तरह की क्या है, फिजिकल कंडीशन है। मतलब जब आप ओम्स लॉ की बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किस कंडीशन में होगा, जब क्या हो, इसकी फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं, अभी वापस आता हूं, देखो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a conductor, potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through conductor, is directly proportional to current flowing through conductor। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, तो V जो होगा, है ना, तो V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, R, और इस R को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब मैंने यहां पर क्या बोला, समझना है किस चीज को, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी उस पर भी आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा, अभी मैं इसके ऊपर फॉर्मूला पे आऊंगा कि R = ρL/A पढ़ा होगा आपने, ये आपने पढ़ा होगा। देखो, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा,
टेम्परेचर को चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, अभी दिमाग में रखें आप, टेम्परेचर को चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, एक चीज अपने को क्लियर है। अब अगर मैं इस कंडक्टर के ऊपर अगर मैं प्रेशर डालूं, अगर मैं प्रेशर डालूं तो क्या होगा, इसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो सकता है। तो लेंथ चेंज हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, तो आर चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर को चेंज करने पर आर चेंज होता है। डायमेंशन किससे चेंज हो सकती है, प्रेशर अप्लाई करने से डायमेंशन चेंज हो सकती है, तो उससे भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज मेरे पास आर क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई तभी होगा जब आर मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और आर कांस्टेंट तभी होगा जब आप टेम्परेचर और प्रेशर जो कि फिजिकल कंडीशन है उसको आपको क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहां पर एक और लाइन आ जाती है, क्या है कि प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट all physical conditions like temperature and pressure around conductor remain constant, around conductor are कांस्टेंट, क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी मेरा क्या होगा, आर चेंज होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मेरे पास, आर। तो यहां से आर अगर आप लिखोगे, आर क्या होता है, V अपॉन आई, यहां से इसकी यूनिट लिखोगे आप, यूनिट इसकी यूनिट लिखोगे क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओम, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है। और ओम का सिंबल भी आपको पता है, ये दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस। क्लियर, दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको लिखो जल्दी से, इसको आगे डिस्कस करते हैं अपन। जल्दी लिखो इसको, आप जल्दी लिखो आप। देखो यहां से एक और चीज मैं क्या बता सकता हूं, अगर मैं इसे यहीं लिख लो, चलो उसको भी सुनना। अगर मैं V वर्सेस I कर्व प्लॉट करूं, नोट लगाओ, अगर मैं V और I में कर्व प्लॉट करूं, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो कर्व क्या आएगा मेरे पास, स्ट्रेट लाइन आएगा कर्व, है ना। Y इक्वल्स टू, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये y इक्वल्स टू क्या हो गया, mx हो गया ना, x तो हो गया मेरे पास I और y क्या हो गया मेरे पास v, तो ये m क्या हो जाएगा, स्लोप, m क्या है, स्लोप, स्लोप मुझे क्या देगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस कर्व का तो स्लोप ऑफ vi कर्व मुझे हमेशा क्या देता है, r देता है। अगर मैं आपको बोलूं, सपोज मैं कर्व प्लॉट करूं I वर्सेस v, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं I वर्सेस v इसका स्लोप लिखूं तो क्या होगा, स्लोप ऑफ आई वी कर्व क्या आएगा, देखो I वर्सेस v कर्व प्लॉट करना है, I को क्या लिखूंगा मैं, 1/r मल्टीप्लाइड बाय v। तो I और v में कर्व प्लॉट करूंगा तो ये एक तरीके से क्या, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा m। तो अब यहां पर 1/r को क्या बोल दोगे आप, स्लोप, 1/r को क्या बोल दोगे, तो स्लोप ऑफ आई वी कर्व इज व्हाट, 1/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, समझ में आ रहा है। लिखो इसको आप, देखिए क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, लिखो लिखो इसको, लिखो 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 लिखो, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देख, अरे यार ब्लू कलर धोखा दे रहा है भाई, ब्लैक यूज करें, देख सपोज मेरे पास मैं आपको पूछता हूँ, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सपोज मेरे पास दो कर्व दिए हैं, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, ये एक ए कंडक्टर के लिए है और ये बी कंडक्टर के लिए, ये ए कंडक्टर के लिए और ये बी कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर मालूम, ये कर्व है V वर्सेस I, ये कर्व किसका है, V वर्सेस I। तो आपको बताना है कि भाई किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हिंदी में लिख लेता हूँ यहाँ, किसका रेजिस्टेंस इज मोर, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है भाई, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। VI कर्व का स्लोप जो होता है, स्लोप मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा, स्लोप गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस, स्लोप गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, और स्लोप किसकी ज्यादा है, स्लोप अगर यहां पर आप देखोगे तो स्लोप मेरा क्या होगा, ए का स्लोप बी से ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो ए का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो इस कर्व को फॉलो करते हैं, जब भी कर्व वी आई कर्व आपका स्ट्रेट लाइन आएगा उसको अपन बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोल रहा हूं मैं, एक नोट लगा लो भले आप, इफ कर्व अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है तो उस कंडक्टर को, जो कंडक्टर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स, आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। और जिनका अगर कर्व मेरे पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i नहीं आए, डायरेक्ट रिलेशन नहीं आए, मतलब नॉन लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व अगर नहीं आए तो उसको क्या बोलोगे भाई, यहां पर ये स्लोप का समझ में आ गया था ना, स्लोप ए का स्लोप ज्यादा क्यों होगा, एंगल ज्यादा है, नहीं है तो कंडक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, उन कंडक्टर्स को बोलते हैं अपन नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर कॉल्ड नॉन ओमिक। ये समझ में आ रहा है आपने, क्लियर? जैसे देखो अब इसके एग्जांपल क्या है, ओमिक तो समझ में आ गया जिसमें डायरेक्ट रिलेशन हो, जैसे एग्जांपल क्या है, नॉन ओमिक के एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो नॉन ओमिक के एग्जांपल क्या होगा मेरे पास, जैसे मैं आगे जाके आप पढ़ोगे, सपोज ये मैंने आई वी कर्व, ये किसका, ये आई वी कर्व किसका है, ये है आपके पास एलईडी का कर्व है, कर्व फॉर गैलियम आर्सेनाइड। ये कर्व किसके लिए है, ये कर्व फॉर गैलियम आर्सेनाइड है ना, एक कंपाउंड है गैलियम और आर्सेनिक से मिलकर बना हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड, उसके लिए आईवी कर्व जनरली ऐसा आता है, ठीक है, आईवी कर्व ऐसा आता है। अब कई बार ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर अलग अलग अगर आप देखोगे, अलग अलग सेशंस देखो, यहाँ पर अलग अलग जो पार्ट्स है, इन सभी पार्ट्स के ऊपर अगर आप कमेंट करो, देखो अगर मैं आपको बोलूं इसके रेजिस्टेंस के ऊपर कमेंट करूं, अगर मैं आर ए बी रेजिस्टेंस अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना, आर ए बी रेजिस्टेंस क्या होगा, या स्लोप देखो, स्लोप अगर मैं ए बी लाइन का स्लोप अगर मैं चेक करूं, ए बी लाइन का स्लोप क्या, पॉजिटिव है ना, जब भी लाइन एसी होगी तो स्लोप पॉजिटिव, जब भी लाइन एसी होगी तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, है ना। स्लोप मतलब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो आप, तो लाइन एसी जा रही है तो स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब 1/r की वैल्यू पॉजिटिव, 1/r की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इस रीजन में रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, इस रीजन में रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। रेजिस्टेंस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो साथ में करंट भी, दोनों साथ में इंक्रीज होंगे, तभी मेरा आर पॉजिटिव, और एक के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज हो रहा है तब अपन क्या बोलेंगे, आर नेगेटिव। अपन यही पढ़ते हैं ना, स्लोप का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव, एक के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज हो रहा है, जैसे ये कर्व ऐसा है, एक के इंक्रीज होने पर दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। इस वाले को देखो, इधर भी जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है और ऊपर भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, साथ में करंट भी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, ये ए बी रीजन के लिए। बी पे देखो, एट बी पे चेक करो, बी पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे बी पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस की 1/r की वैल्यू क्या हो गई, 1/r की वैल्यू, बी पर देखो 1/r की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्यों, स्लोप मेरे पास क्या है, समझो यहां पर स्लोप क्या है ना, यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, बी पॉइंट पर स्लोप 0 है, स्लोप का मतलब 1/r की वैल्यू 0, 1/r की वैल्यू मतलब क्या हो गया, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या r के इनफाइनाइट, इस बी पॉइंट पर r इनफाइनाइट होने पर क्या करंट 0 हो गई, क्या करंट 0 नहीं है, r इनफाइनाइट होते हुए भी करंट 0 नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर r भले इनफाइनाइट है बट करंट की वैल्यू है कुछ, यहाँ पर v की वैल्यू कुछ है, तो r भले 0 इनफाइनाइट है लेकिन करंट मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और v भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। एक पॉइंट है, पॉइंट पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात नहीं कर सकते, हाँ देयर विल बी सर्टेन वैल्यू ऑफ i एंड v, एट बी। उसके बाद देखो बीसी रीजन, देखो बीसी के लिए क्या होगा, स्लोप देखो, बीसी के लिए स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, लाइन नीचे जा रही है, स्लोप बीसी का स्लोप देखो, बी से लेके स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब 1/r की वैल्यू नेगेटिव, 1/r नेगेटिव बोलो तो r भी मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव,
आर क्या होता है, स्लोप होता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव है, रेजिस्टेंस नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर एक वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं करंट डिक्रीज हो रही होगी। स्लोप नेगेटिव का मतलब ये होता है ना, वी के बढ़ने पर आई कम या आई के बढ़ने पर वी कम, दोनों का इनवर्स रिलेशन आएगा मेरे पास। अरे क्लियर, देख मैंने जल्दी लिख और आगे बढ़ते हैं अपन। देख नॉनोमिक कंडक्टर, देख और क्या है, नॉनोमिक बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, नॉनोमिक के और भी एग्जांपल बताता हूँ। देख मैं ये नॉनोमिक कंडक्टर के एग्जांपल बता रहा हूँ मैं ना, नॉनोमिक कंडक्टर्स, इसको लिख लो। देख और क्या एग्जांपल है, इस तरीके से इम्प्योर मेटल आर ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ नॉनोमिक, इम्प्योर मेटल्स। देख नॉनोमिक के एग्जांपल चल रहे हैं। पहला एग्जांपल अपना क्या था, गैलियम आर्सेनाइड। दूसरा एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 2 इम्प्योर मेटल। है ना, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल का कर्व अगर आप देखोगे, इसका V वर्सेस I कर्व जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जाके थोड़ा ऊपर चला जाता है, सीधा कुछ देर तक तो सीधा रहता है लेकिन बाद में सीधा ऊपर चला जाता है। इसका ये तो एक तरह का क्या हो गया, नॉनोमिक हो गया, ये भी नॉनोमिक हो गया। अब इसको देख के क्या लग रहा है, स्लोप पहले कांस्टेंट थी, पहले स्लोप ये थी, उसके बाद स्लोप ये हुई, उसके बाद स्लोप ये हुई। तो देखो स्लोप क्या हो रही है, एक टेम्परेचर के बाद में, एक टेम्परेचर यहां पर कुछ टेम्परेचर, मतलब ऐसा क्यों हुआ है कि इंप्योर मेटल के अंदर क्या होता है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द इंप्योर मेटल ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज। समझो यहां पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस कर्व को देख के मुझे क्या लग रहा है, ये मेरे पास कौन सा है, दिस पॉइंट इज हाई टेम्परेचर पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, हाई टेम्परेचर पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, स्लोप विल इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर, a certain high temperature, beyond a certain high temperature क्या होता है, resistance of impure metal, resistance of impure metal increases, so curve is non-linear। यहां पर कर्व क्या आ जाता है, नॉन लीनियर आ जाता है। अरे समझ में आ रहा है। और उसके बाद और एग्जांपल क्या आता है मेरे पास, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी इसका एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 3 सेमीकंडक्टर्स। ये भी क्या है, नॉन-ओमिक कंडक्टर है सेमीकंडक्टर। इसको आगे जाके वैसे पढ़ेंगे अपन, इसका I वर्सेस V कर्व ये कुछ इस तरह से आता है, ये I वर्सेस V कर्व क्या आता है, इस तरह से आता है। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट क्या हो रही है, समझो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। इसमें क्या, इसमें भी क्या वेरिएबल स्लोप है, स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग मतलब बोले तो 1/r इंक्रीजिंग, 1/r इंक्रीजिंग बोले तो 1/r मतलब r डिक्रीजिंग, और r जब डिक्रीज होगा तो करंट यहां पर क्या हो गई, इंक्रीज, एंड v डिक्रीजिंग, एंड v मतलब v को लिखने की जरूरत नहीं, v तो वैसे दिख रहा है अपने को, समझ में आ रहा है। i क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहां पर क्या है, कर्व को देख के स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बोले तो i v कर्व का स्लोप क्या होता है, 1/r होता है, तो 1/r इंक्रीज हो रहा है मतलब r डिक्रीज होगा, और r डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन नॉन लीनियर फैशन में इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे जितने भी कर्व है जहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो वो सारे कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। समझ में आ रहा है, जल्दी से लिखो, लिख लिया, चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद नेक्स्ट राइट डाउन करंट डेंसिटी, नेक्स्ट राइट डाउन करंट डेंसिटी। रेजिस्टेंस को डिटेल में देखेंगे अपन अभी, जो मैंने आपको बताया रो एल बाय ए है ना, रेजिस्टेंस पे उस पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज बिल्कुल बेसिक ले रहा हूं मैं ना, बिल्कुल बेसिक चीज ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेके आप करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको अपन J से लिखते हैं, और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखो क्या होती है, एक तो पहली बात तो करंट डेंसिटी अपन हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं,
एक कंडक्टर है, उसके अंदर मौजूद किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सपोज ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके इसी पॉइंट पर अगर मुझे करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है, इसके इस पॉइंट पर, तो कैसे डिफाइन करोगे आप कि इस कंडक्टर से कितना करंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो भी एरिया है, पॉइंट के अराउंड जितना भी एरिया ले रहे हो, उससे कितना करंट पास हो रहा है, उस करंट को उस एरिया से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो क्या लिख रहा हूं मैं, तो करंट डेंसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, current density at any point is current flowing per unit area, current flowing across, देखो करंट हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर है, ये तो हमेशा सत्य है, ये हमेशा ध्यान रखना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट के अराउंड जो भी एरिया लिया वहां से कितना करंट पास हो रहा है डिवाइड बाय एरिया कर लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी आ जाएगी। प्रोवाइडेड दैट करंट इज फ्लोइंग perpendicular to area, current is flowing perpendicular to area, ठीक है। तो यहां से मैं ये सपोज ये एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या एरिया है, एरिया ए है, ठीक है। यहां से मेरे पास ये करंट इसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है, ये करंट मेरे पास क्या हो रही है, परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या लिखना है, अगर मुझे यहां से क्या लिखना है, ये करंट फ्लो हो रही है, मुझे करंट डेंसिटी लिखनी है, तो आई सपोज इस एरिया के अंदर कोई भी एक पॉइंट है P, तो मैं क्या लिखूंगा, J एट P पॉइंट, क्या हो जाएगा, J इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग, इस पॉइंट के अराउंड जो भी एरिया है उससे कितना करंट पास हो रहा है, सपोज ये करंट कितना, टोटल चार्ज के फ्लो की वजह से करंट कितना पास हो रहा है, आई एंड डिवाइडेड बाय ये सारी लाइंस क्या है, ये सारे चार्ज, बहुत सारे चार्ज मिलकर करंट बनाएंगे ना मेरे पास, तो करंट का फ्लो हो रहा है, या सिंपल एक लाइन बना दो आप अगर कंफ्यूजन हो तो, करंट, ताकि करंट के फ्लो का डायरेक्शन आपको आइडिया लग जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, करंट ऐसे फ्लो हो रही, तो आई डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, जे, यहां से इसका यूनिट लिखोगे आप, यूनिट क्या हो गया मेरे पास, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये क्या होती है, जे जो होता है, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जे क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका डायरेक्शन, जे का डायरेक्शन कहाँ है, जे का डायरेक्शन होता है किस, जे वेक्टर का डायरेक्शन होता है हमेशा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर निकलता है जे का डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर जे का डायरेक्शन कहाँ है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ J vector is in the direction of positive charge flowing, समझ आ रहा है। ये मेरे को क्या देगा, हमेशा जे वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ये चीज क्लियर है अपने को। देखो अगर मुझे कई बार आपको क्या निकालना होता है, एवरेज, क्या निकालना होता है, एवरेज करंट डेंसिटी, जैसे मेरे को ये निकालना हो, सपोज एवरेज करंट डेंसिटी मालूम करना हो, एवरेज करंट डेंसिटी, जे एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं अपन हमेशा, डेल्टा बाय, है ना, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितने एरिया से फ्लो हो रहा है, तो डेल्टा आई बाय डेल्टा ए क्या हो जाएगा मेरे पास, जे एवरेज हो जाएगा, डेल्टा, सिंपल। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पर, मतलब किसी पॉइंट पर, यहां पर इंस्टेंटेनियस नहीं बोल के अपन क्या बोल देंगे, किसी पॉइंट पर अगर मुझे लिखना हो क्या कि भाई जे एट करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट,
किसी पॉइंट पर लिखना हो तो सिंपल वहां पर क्या निकालोगे आप, वहां पर क्या बोल, किसी पॉइंट पर लिखोगे, इसका मतलब डेल्टा ए क्या हो गया, टेंस टू 0, और डेल्टा ए अगर टेंस टू 0 है तो डेल्टा ए को क्या लिख सकते हो आप, डी है। और एरिया जितना छोटा होगा करंट भी उतनी कम, चार्ज उतना ही कम पास होगा, तो करंट भी ओवरऑल करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो मेरे पास क्या हो गया, तो डेल्टा ए टेंस टू 0 है तो करंट भी क्या होगी, विल बी टेंडिंग टू 0, और करंट टेंडिंग टू 0 हो गया, डेल्टा आई टेंस टू 0 हो गया, तो डेल्टा आई को अपन क्या लिख सकते हैं, डी आई लिख सकते हैं। तो जो भी एवरेज करंट डेंसिटी होगी जे एवरेज, तो यहां से जे एवरेज जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसको कैसे लिखोगे आप, तो जे को लिखोगे आप क्या, सीधा डी आई बाय डी टी, मतलब अगर आई दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ करंट मुझे क्या देगा, करंट डेंसिटी दे देगा। समझ में आ रहा है, देखो लिखो इसको और आगे समझ में आएगा भी। और देखो ये पॉइंट बना के लिखते जाना ना, पॉइंट बना दो, स्टार बुलेटिंग करते जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ बुलेटिंग स्टार बना दो, आप पॉइंट लिख दो। देखो और क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर जेटी कर्व, देख एरिया अंडर सॉरी जे ए कर्व, समझना ये क्या हो गया मेरे पास जे, और ये हो गया मेरे पास ए। या एक काम करो, एरिया नहीं देख के इससे पहले कुछ और देख लेते हैं, समझना। सपोज मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया ए, इसका एरिया क्या है। अब देखो एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे पास इस डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर। अब चार्ज जरूरी है कि हमेशा कंडक्टर, ये कंडक्टर है और चार्ज हमेशा ऐसे ही एक्सिस के अलोंग ही फ्लो हो, कोई जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई चार्ज जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज व्हाट फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें चार्ज का फ्लो ऐसा है, कितने एंगल पर है, सपोज थीटा एंगल पर है, और जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, तो इसी डायरेक्शन में क्या आएगा मेरे पास, जे वेक्टर भी आ जाएगा। इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, जे वेक्टर भी आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर अगर आप लिखते हो तो वहां पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, करंट शुड बी फ्लोइंग, करंट शुड बी क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन। जिस एरिया को बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है वो करंट, और वो परपेंडिकुलर वाला एरिया उसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी मिलेगी। तो देखो यहां पर अब यहां से इस केस में करंट डेंसिटी अगर आप लिखोगे तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर करंट में बोल रहा हूं आई, करंट क्या बोल रहा हूं मैं आई, तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, जिधर जे वेक्टर है उधर ही चार्ज का फ्लो है, उधर ही करंट का फ्लो है, सब एक डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन करंट, ये चार्ज का फ्लो जिधर आ रहा है उधर ही करंट आएगी, लेकिन करंट के परपेंडिकुलर मुझे चाहिए कौन, एरिया। तो इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया कैसे आएगा, इस एरिया का कंपोनेंट लोगे इस डायरेक्शन में, इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लोगे इस डायरेक्शन में, जो क्या आएगा मेरे पास, ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो करंट को ए कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। तो यहां से देखो जे लिखो आप, तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो देखो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से जे ए कॉस थीटा, या सिंपली इसको लिख सकते हो आप, आई इक्वल्स टू, जे भी वेक्टर है, ए भी एरिया वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हो आप जे डॉट ए। यहां से भी चेक कर सकते हो, देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट सीखा था, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से भी रिजल्ट निकाल सकते हो आप कि जे डॉट ए का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो मैं क्या आ गया मेरे पास, तो जे वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट निकालो, करंट पाओ, क्लियर। ठीक, उसके बाद एक और पॉइंट देख, अब नाउ राइट डाउन एरिया अंडर, एरिया अंडर जे ए करो, देख एरिया अंडर जे ए करो, आपको जे वर्सेस ए कर्व दिया हुआ हो, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, ये जे और ये ए,
आई और ले लो, JAI, जय। माय नेम इज जय। कैसे हैं आप? तो देखो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, दिस इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब इसका एरिया अंडर द कर्व लिखोगे आप, एरिया, एरिया अंडर JA कर्व अगर आप लिखोगे क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y पे जो भी पैरामीटर होता है वो डॉट किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। क्या करोगे? a के रेस्पेक्ट में ऐसे ही करोगे ना, a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऐसे लिखोगे, j डॉट a तो लिखोगे नहीं, जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो j का a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब करोगे, जैसे आपने वर्क डन कैलकुलेट किया होगा, वर्क डन क्या होता है? F डॉट ds का इंटीग्रेशन, जब आपका फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। यहां पर भी क्या है, j जो है a के साथ क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो जब भी j वेरिएबल होता है, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन इंटीग्रेशन करके निकालते हो, कुछ याद आ रहा है? सेम वे j अगर a के साथ वेरी कर रहा है तो क्या करोगे, एरिया के रेस्पेक्ट में j का इंटीग्रेशन करोगे, और ये मुझे क्या देगा, j मल्टीप्लाइड बाय a, एम्पियर होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होगा, ये मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा, करंट देगा। ये मुझे क्या देगा, करंट। तो एरिया जे कर्व का जो एरिया निकालते हो तो वो मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देता है, करंट की इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ में, लिखो इसको। हे भगवान, गर्मी। लिख भाई, लिख 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 लिख, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, देखो एक पॉइंट और लिख सकते हो आप। आपने अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हो, फ्लूइड को, फ्लो को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? स्ट्रीम लाइन से फ्लो करते हो, स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंट करते थे ना, स्ट्रीम लाइन से। तो करंट डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपन स्ट्रीम लाइंस, अपन क्या क्या यूज करते हैं, स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट डेंसिटी इज इन कंडक्टर represented by streamlines। streamlines जैसे फॉर एग्जांपल ये streamlines क्या, पहले ये क्या होगा, स्ट्रीमलाइन की तरह आप इसको बना सकते हो, स्ट्रीमलाइन की तरह। और टेंजेंट क्या बताएगी मुझे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट, है ना। यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये क्या डायरेक्शन क्या बताएगा, टेंजेंट शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। मैंने इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो इस पॉइंट पर चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन, जनरली आप चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है उसकी अगर बात करें तो करंट डेंसिटी की बात करो। ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर सारा का सारा चार्ज किधर फ्लो हो रहा है तब अपन करंट की बात करते हैं। थोड़ा डीप में जाते हो तो करंट डेंसिटी। तो जनरली आपने कई बार देखा होगा जब भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है तो वहां पर जनरली, थोड़ा एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, नीट वाले भूल जाना, जब भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होती है तो वहां पर जनरली अपन करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, या अपन बोल सकते हैं कि भाई करंट मेरे पास क्या है, भाई आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो एकदम से करंट क्या कांस्टेंट थोड़ी फ्लो होती है, करंट धीरे धीरे फ्लो हुई, करंट चार्ज का मूव होना शुरू हुआ, फिर कांस्टेंट फ्लो होना शुरू होता है, तब अपन बोलते हैं कि क्या करंट एकदम स्टेबलाइज हो गई है, करंट स्टेडी स्टेट में आ गई। नाउ अपन बोलते हैं कि हाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो कब बोलते हो, स्टेडी स्टेट के अंदर। तो जब स्टेडी स्टेट नहीं होती है तब अपन क्या, तब किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपन करंट डेंसिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लिख लो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जहां पर मेरे पास डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर मैं सपोज 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पर P, एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पर Q, ठीक है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट क्या लिया मैंने Q। चल थोड़ी देर बाद लेता हूँ, एक काम करते हैं, रुक वापस आता हूँ इसके ऊपर में। इससे पहले एक और रिलेशन लिख लेते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन, या छोड़ इसको, अगले वाले क्लास के अंदर ही कराएंगे, हटा यहीं देख लें, इसको वापस वहीं ले लूंगा मैं, ताकि बार बार क्या है देख क्या है। अब देखो पी पॉइंट पर, अब यहाँ पर मेरे को आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जहां पर स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी जो होती है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी स्ट्रीम लाइंस की, स्ट्रीम लाइन जितनी पास पास होगी उतना ज्यादा करंट डेंसिटी का वैल्यू होगा। यहीं से लिख सकते हो आप क्या, कि जो करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट is directly proportional to density of streamlines। अपन ने देखा फ्लो स्पीड, लिक्विड की फ्लो की स्पीड जो होती है वो कितनी ज्यादा कब होती है, जहां पर स्ट्रीमलाइन पास पास है, इसका मतलब फ्लो का स्पीड उतना ही ज्यादा है ना, लिक्विड उतना ही तेज चल रहा है। देखा था पर डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। सेम करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस। यहां पर P और Q अगर आप डेंसिटी बोलो है ना, तो एग्जांपल यहां पर अगर आप देखोगे तो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइंस कहां पर, P पॉइंट पर कम है किससे, Q पॉइंट से। तो करंट डेंसिटी P पॉइंट पर क्या होगी, कम होगी किससे, Q पॉइंट से। P पॉइंट पर क्या होगी, कम होगी Q पॉइंट से। समझ में आ रहा है? यहीं से एक रिलेशन और डेराइव कर सकते हो आप, रिलेशन चलो लिख ही लो यहां पर यार, चलो कि रिलेशन बिटवीन J वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यार J वेक्टर यहां पर पढ़ ही लिया है तो अपन यहीं लिख देते हैं पूरा रामायण, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में रिलेशन लिखना है आपने को। एक समझना, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय L। ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, समझना, वो कंडक्टर, एक कंडक्टर है ठीक है, उसके ऊपर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, I करंट फ्लो हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब मुझे एक चीज़, और इसकी लेंथ मेरे पास कितनी है, L है। तो यहाँ पर देख, अगर आप देख पा रहे हो ये वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बैटरी के ऊपर एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। इसको सीखेंगे भी अपन आगे, ये आपने लेकिन 10th में पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही चार्ज का फ्लो भी तो हो रहा है, चार्ज भी उधर ही फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर मैं बोलूँ, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी क्या होगा, इधर ही होगा। और जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उधर भी करंट भी होती है, और जिधर करंट है उधर करंट डेंसिटी भी है, सब एक डायरेक्शन में है। अरे क्लियर? तो देख यहाँ से क्या आएगा, देख अब मैं यहाँ पर किसके अंदर रिलेशन निकालना है, J और E में रिलेशन निकालना है। देख क्या आ जाएगा, देख V इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस अगर L हो, है ना, E इक्वल्स टू dV बाई dr, या V इक्वल्स टू EL, वहीं से लिखा है मैंने। हाँ मेरे लालो, ये पढ़ा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लूं तो पॉजिटिव साइन हट जाएगा। तो देख, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को E लिख रहा हूं मैं, सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V दोनों पॉइंट के बीच में, और dr कितना है, दो पोटेंशियल के बीच का सेपरेशन कितना है, L। देख V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, IR अपॉन L। समझना है इसको, I ये क्या हो गया, I अपॉन L, और इधर से मेरे पास R को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो L अपॉन A। हालांकि मैंने अभी पढ़ा है नहीं, लेकिन 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहती है, ठीक है। रो L अपॉन A, देख I अपॉन A को क्या लिख सकता हूँ मैं, L से L कैंसिल। देख यहाँ से क्या आ गया, E इक्वल्स टू I और A का रेशो क्या होता है, J मल्टीप्लाइड बाय रो, J रो। अरे क्लियर? तो यहाँ से रिलेशन फाइनली आप याद ऐसे रखोगे इसको, J इक्वल्स टू फाइनली कितना आ गया, E अपॉन रो, या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो J वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर अपॉन रो। ये रिलेशन होता है अपने पास। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। लिख लो कहीं, मतलब आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जहां पर फील्ड लाइन मेरे पास क्या होती है, पास पास होती है। जहां पर फील्ड लाइन पास पास होती है, समझो ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई। जहां पर फील्ड लाइन मेरे पास क्या होगी, पास पास होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही मजबूत होगा। ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। तो यहां पर भी वैसे ही समझो आप इसको। तो क्यू पे क्या होगा, J ज्यादा है,
तो Q पे क्या हो जाएगा, E भी ज़्यादा हो जाएगा, E विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन एट Q पॉइंट। क्यों? क्योंकि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, E है। रो तो कांस्टेंट हो गया मटेरियल की, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है ना। इस पर अभी अपन अगले लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे डिटेल में, पूरा यही पढ़ेंगे अपन, ये इसी की चर्चा होगी पूरी, क्या है रो एल अपॉन ए, पूरा अगला लेक्चर इसी पे बेस्ड है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, गजब के, मजा आएगा कि भाई समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको आप, फिर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, लिख लो इसको, फिर प्रश्न करते हैं अपन, छोटे मोटे प्रश्न कर लेते हैं अपन जल्दी से। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिख। यहाँ से जाओ तो एक चीज़ और लिख सकते हैं अपन, कंडक्टिविटी लिख लो यार, ला एक चीज़ और लिख लो, क्या वो भी लिख लो यार यहाँ पर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। हाँ, क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। क्या छोड़, बार बार रेजिस्टिविटी नाम लूंगा यार, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को भी, है ना, जब तक वो टॉपिक पढ़ूंगा नहीं। चल आगे बढ़े, देख क्वेश्चन देखो। हाँ, प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है। सपोज मेरे को आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जे वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 4j कैप, एरिया वेक्टर दिया हुआ है किस, वो दे रखा है आपको i प्लस 2j कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। फाइंड, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, आई अपन ने क्या सीखा अभी, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो जे वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप माइनस 4j कैप डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया, ये सपोज किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में, और ये दे रखा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया i प्लस 2j। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i को i से मल्टीप्लाई करो, 2 और इधर कितना 1, तो 2 इंटू 1 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2, फाइनली कितना आ गया मेरे पास, 2 माइनस 8 कितना आ गया, -6 एम्पियर। मेरे पास क्या आ गया, करंट का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास, करंट की वैल्यू आ गई। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगी नेगेटिव, है ना। इधर कंडक्टर के अंदर, इधर करंट को मैं अगर प्लस आई बोल रहा हूँ, तो इधर जो अगर करंट के, अगर कंडक्टर के अंदर करंट इधर फ्लो हो गई, तो वो उसी को क्या बोल दूंगा मैं, माइनस आई बोल दूंगा। तो नेगेटिव करंट के आगे नेगेटिव साइन आ जाए तो उससे घबराना नहीं आपने को, ठीक है। ऑप्शन में भी आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, घबराने का नहीं है। देख और क्या प्रश्न हो सकता है। देख आई दे रखा है आपको, आई दे रखा है आपको 5a स्क्वायर प्लस 6, फाइंड करंट डेंसिटी फॉर 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। करंट डेंसिटी निकालनी है 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। तो जे का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, डी बाय डी ए, ये भी तो पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा, तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, करंट आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 2 जा 10 a प्लस 0, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, 10a। कितने के लिए निकालना है, 2 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। क्या जे पूछा है, तो जे इसकी यूनिट अगर मेरे पास क्या एम्पियर है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओ भाई क्लियर। देख और क्या पूछ सकते हैं, और क्या है। सपोज मेरे को कर्व दे दिया, जे वर्सेस ए कर्व दे दिया मेरे को, सपोज ऐसा कर्व दे दिया, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है दिया रखा है, और ये दे रखा है एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड
टोटल करंट, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। हाँ, इस ग्राफ के लिए टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मालूम करनी है। क्या होगा भाई, जे ए कर्व का एरिया मुझे क्या देता है, जे ए कर्व का एरिया मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देता है, टोटल करंट की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां से क्या निकाल लो, तो करंट बोले तो करंट, करंट बोले तो एरिया, अभी पढ़ा था अपन ने, एरिया ऑफ जे ए कर्व। तो करंट क्या हो जाएगा, जे ए कर्व, इसका एरिया, ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 0 से लेके 4 और 5 ये क्या है, पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 4 - 0, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 3 - 0। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 5 - 0। तो फाइनली कितना आ गया देखो, तो 1/2, 4 + 3 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, 7 × 5 35, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5। तो 17.5 एम्पियर मेरे पास क्या आ गई, करंट आ गई। देखो जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो भैया, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। ओके, लिख लिया। सो राइट दोस्तों, यहीं से आज के सेशन को आज अपन यही ओवर करते हैं। कल वाले सेशन के अंदर मैं क्या लेके हाजिर होऊंगा, कल अपन R = ρL/A, और अलग अलग मेरे पास सिलेंडर हो गया, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो गए, ठीक है, अलग अलग बाल्टी वाला शेप हो गया, अलग अलग तरह के इसके रेजिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं अपन, तो रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे अपन। रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज चेंज कैसे होता है, तो आज वो भाई करवा नहीं पाया, वो वाला टॉपिक अगले क्या बोलते, अगली क्लास के अंदर अपन इसको कवर कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। फिर हाजिर होता हूँ कल सेम अगेन इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ में। बाय।